चलिए अब विस्तार से आपको खबरें बताते हैं। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जो कि अब जासूस ज्योति मल्होत्रा के नाम से विख्यात हो गई है, खुफिया एजेंसियां लगातार उसके ऊपर कार्रवाई कर रही हैं। आपको बता दें, आईएसआई से संबंधों का इसका जो पूरा मामला है वो लगातार देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। आखिर कैसे पाकिस्तान अपने जासूसी नेटवर्क को इंडिया में फैलाता रहा, किस प्रकार से बड़ी रकम वो देता रहा इस प्रकार के जासूसों को, और वो लग्जरी लाइफस्टाइल जीते रहे। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर उसकी महंगी कार, विदेशी ट्रिप्स और हाई प्रोफाइल जीवन शैली की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको इस वक्त जो दिखा रहे हैं उसके पाकिस्तान दौरे के दौरान की हैं। इस सवाल को और गहराई दे दी है मीडिया रिपोर्ट्स ने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा साल 2020 तक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। नौकरी से हटने के बाद उसने यूट्यूब पर एक्टिविटी शुरू की और एक यूट्यूबर के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस दौरान वो कथित रूप से आईएसआई एजेंटों के संपर्क में आई और संवेदनशील जानकारी लीक करना इसने शुरू किया। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि उसने भारत की कई अहम जानकारियां, सेना की गतिविधियां, ये सब पाकिस्तान को भेजी हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि उसे इसके बदले कितने रुपए मिले, इसकी भी जांच हो रही है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आईएसआई जासूसी के लिए कितनी रकम देती है। बता दें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने जासूसी नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए हर साल लगभग 5 अरब पाकिस्तानी रुपए का बजट खर्च करती है। यह रकम पाकिस्तान सरकार से बाकायदा स्वीकृत होती है, जिसका इस्तेमाल आईएसआई अपने कर्मचारियों की सैलरी और जासूसों को भुगतान के लिए करती है। अब सवाल ये उठता है कि भुगतान की गणना होती कैसे है। तो बता दें कि रिपोर्टों के अनुसार आईएसआई किसी भी जासूस को पैसे उसके लोकेशन और इंफॉर्मेशन वैल्यू के आधार पर देती है। भारत, अमेरिका जैसे देशों से जानकारी लीक करने पर अधिक भुगतान होता है, जबकि थाईलैंड, म्यांमार जैसे देशों के लिए कम भुगतान होता है। स्मॉल इंफॉर्मेशन जैसे फोटो मूवमेंट के लिए लगभग 5,000 रुपये मिलते हैं। वहीं बिग इंफॉर्मेशन जैसे डिफेंस मूवमेंट, स्ट्रेटेजिक डिटेल अगर देते हैं यहाँ से पाकिस्तानियों को तो लगभग 10,000 रुपये या उससे अधिक का भुगतान किया जाता है। फरवरी 2025 अमृतसर में गिरफ्तार एक आईएसआई एजेंट ने बताया कि उसे छोटी जानकारी देने के लिए 5,000 और बड़ी जानकारी देने के लिए 10,000 तक मिलते थे। कुछ इस तरह का एक मामला 2011 में अमेरिका से सामने आया, जहां एक अमेरिकी अधिकारी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया था। उसने खुलासा किया कि उसे जासूसी करने के लिए 3 करोड़ रुपए की मोटी रकम दी गई थी। तो अब सवाल उठता है कि क्या ज्योति को भी मोटी रकम मिली होगी। बता दें कि अब तक की जांच में साफ नहीं हुआ है कि ज्योति मल्होत्रा को आईएसआई से कितने पैसे मिले थे। हालांकि उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल या इशारा जरूर करती है कि उसे नियमित रूप से बड़े पैमाने पर पैसे वहां से आ रहे थे। लेकिन यह भी संभव है कि उसका यूट्यूब करियर और अन्य स्रोतों से भी आमदनी होती होगी। आईएसआई अपने जासूसों को उनकी भूमिका, जानकारी की संवेदनशीलता और देश के महत्व के अनुसार पैसे देती है। ज्योति मल्होत्रा जैसे मामलों से यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत में हाई वैल्यू टारगेट्स पर पैसा खर्च करने को तैयार है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या पैसे के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करना वाजिब है। इस सवाल का जवाब हमें आने वाली जांच रिपोर्ट और चार्जशीट्स में मिल सकता है। ज्योति मल्होत्रा केस में कई महत्वपूर्ण सवाल उठे हैं, उससे जुड़ी ये खबर हमने आपको बताई। सूचना के आधार पर किस प्रकार से भुगतान वहां से उसको हो रहा था, ये बड़ी खबर है। बड़ी जानकारी के बदले करोड़ों रुपए इसको मिलते थे। हालांकि अभी ये जांच का विषय है, लेकिन जिस प्रकार की लग्जरी लाइफस्टाइल ज्योति मल्होत्रा की रही है उसको देखकर लग रहा है कि इसने काफ़ी पैसे जासूसी करके कमाए हैं, जो पाकिस्तान अपने एजेंट्स को देता है। कुछ इस प्रकार से इसने भी काफ़ी पैसे इस दौरान बनाए हैं। बढ़ेंगे आगे। दिवालिया हो चुके पाकिस्तान पर अब एक और आफत आन पड़ी है, टूट पड़ी है। आईएमएफ ने पैसा तो दिया, लेकिन साथ में ऐसे शिकंजे कस दिए हैं कि अब पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं। आईएमएफ की 11 शर्तों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते, ऐसी स्थिति है पाकिस्तान की। देखिए, सख्त चेतावनी दी गई है, अगर भारत से पंगा लिया तो आईएमएफ का फंड रुक जाएगा। पाकिस्तान के लिए ये आखिरी मौका है सुधार का, नहीं तो डिफॉल्ट का रास्ता तैयार है। आईएमएफ का पैसा लेकर पाकिस्तान क्या करता है ये दुनिया जानती है। पैसा आतंकवादियों को दिया जाता है। जैश, लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा जैसे गिद्धों को करोड़ों रुपए पहुंचाए जाते हैं।
पाकिस्तान IMF से लोन लेता है और पैसे आतंकवादियों में बांटता है। फिर भारत पर हमला करने की साजिशें रची जाती हैं। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अगली आतंकी हरकत सीधा युद्ध होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकवादी पाकिस्तान की गोद में पल रहे हैं। राजनाथ सिंह ने चिताया है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी अब सुरक्षित नहीं हैं। वहाँ के हालात ऐसे हैं कि किसी दिन वो बटन किसी आतंकी के हाथ में हो सकता है और तब नतीजा पूरी दुनिया भुगतेगी। तो आइए जानते हैं कि IMF की वो 11 शर्तें क्या हैं जो पाकिस्तान को दी गई हैं, जिनका पालन न करने पर फंडिंग बंद करने की धमकी IMF ने दी है। देखिए क्या क्या चीज़। नया सप्लीमेंट बजट, बिजली गैस पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करो, ऊर्जा दरें बढ़ाओ, अमीरों पर टैक्स का दायरा बढ़ाओ, सेंट्रल बैंक को राजनीतिक दबाव से मुक्त करो। ये वो शर्तें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लागू करो, बजट घाटा कम करो, घाटे में चल रही कंपनियां बेचो, सामाजिक योजनाएं पारदर्शी बनाओ, हर नीति की जानकारी IMF को दो, भारत से शांति रखो, नो वॉर ओनली रिफॉर्म की नीति पर बढ़ो। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ICU में पड़ी है। एक और ऑपरेशन सिंदूर ने उसकी रीढ़ तोड़ दी है, तो दूसरी ओर IMF की शर्तों ने उसकी लाश पर कील ठोकी है। अब पाकिस्तान के पास दो रास्ते बचते हैं, या तो सुधार की राह पकड़ ले, जो कि संभावना कम है, ये बर्बादी की, या तो अपनी कब्र खो दें। सवाल ये है कि IMF के पैसों से देश बचाएगा या फिर पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकवादियों का पेट भरेगा। IMF की शर्तों से पाकिस्तान किस प्रकार से लिपट गया है वो हम आपको बता रहे हैं। भारत से पंगा, फंडिंग बंद, ये चीजें बहुत स्पष्ट हो गई हैं। IMF ने लोन तो दिया जब कटोरा लेकर पहुंचा पाकिस्तान, लेकिन शर्तें रख दी, और जो 11 शर्तें वो हम आपको बता रहे हैं, लगातार बता चुके हैं। आतंकी फंडिंग पर अब दुनिया किस प्रकार से सख्त है ये समझिए। जो IMF है वो हर बार पाकिस्तान को पैसे देता है, और इस बार भी जब सिचुएशन ऐसी तनावपूर्ण चल रही थी भारत पाकिस्तान के बीच में, तभी उन्होंने फंड दिया। लेकिन शर्तें रख दी गई हैं बहुत स्पष्ट रूप से, और ये बता दिया गया है कि भारत के साथ में पंगा नहीं लेना है। लेकिन पाकिस्तान आदत से मजबूर है और वो पुनः आतंकवादी हरकतें कर सकता है, इसकी पूरी संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर ऐसा अब कुछ हुआ तो IMF लोन नहीं देगा। पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका था, लेकिन अब पूरी दुनिया उसे आतंक को फंडिंग करने नहीं देगी। भारत से शांति रखो, ये चीज़ कह दी गई IMF के द्वारा। नो और ओनली रिफॉर्म, इसकी बात की गई है। लेकिन बता आपको ये दे, आतंकी फंडिंग पर अब दुनिया पाकिस्तान को देख रही है। मसूद अजहर से लेकर लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा, ये तमाम आतंकवादी संगठन है जो इन पाकिस्तान में बने और पाकिस्तान से निकल के इन्होंने पूरी दुनिया में आतंक फैलाने का कार्य किया है। लेकिन पाकिस्तान जो कि अब दिवालिया हो चुका है, उसके साथ स्थिति दिन पे दिन आर्थिक रूप से खराब होती जा रही है और अब चीज़ें बहुत स्पष्ट कर दी गई हैं, और जो शर्तें रखी गई हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि कह दिया गया IMF के द्वारा शर्तों में कि नई सप्लीमेंट्री बजट को लेकर आओ, बिजली गैस पेट्रोल पर जो है वो सब्सिडी ख़त्म करो, ऊर्जा दरें जो है उसको बढ़ाओ, और ये तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन इसमें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लागू करने की बात भी कही गई है, बजट घाटा कम करने के लिए कहा गया है। अब ऐसे में पाकिस्तान ना उगल पा रहा है ना निगल पा रहा है। साथ साथ में हिंदुस्तान का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि इसको पारदर्शी बनाओ, क्योंकि हर नीति की जानकारी जो है वो IMF को होनी ज़रूरी है। साथ साथ में भारत से शांति बनाए रखने के लिए भी IMF ने कहा है। भारतीय वायुसेना के स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड ने न केवल देश की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाया है, बल्कि पड़ोसी देश चीन में भी हलचल मचा दी है। हाल ही में भारत सरकार ने 156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के सौदे को मंजूरी दे दी है। इन हेलीकॉप्टर्स को 16,400 फीट से अधिक ऊंचाई पर भी तैनात किया जा सकता है, जिससे भारत को लद्दाख और अन्य संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में सैन्य बढ़त मिलेगी। LCH प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत तैयार किया है। ये हेलीकॉप्टर
हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता रखता है और इससे एंटी टैंक, एंटी इन्फेंट्री और क्लोज एयर सपोर्ट जैसी भूमिकाओं के लिए विशेष क्षमताएं उपस्थित मौजूद की गई हैं। हाल ही में चीन की एक सैन्य पत्रिका में प्रचंड को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट इस ओर इशारा भी करती है कि चीनी सेना भारतीय सैन्य विकास पर नजर रखे हुए है। चीन प्रचंड की क्षमताओं को हल्के में नहीं ले रहा है। प्रचंड की खासियतों की बात करें तो ये 2 सीटों वाला हेलीकॉप्टर है जिसे 2 टर्बोशॉफ्ट इंजन चलाते हैं। इसका डिज़ाइन हल्का है, मजबूत है और कम दिखने वाला है, जो खराब मौसम और ऊंचे इलाकों में भी टिकाऊ साबित होता है। इनमें ग्लास कॉकपिट, नाइट विजन सिस्टम, डिजिटल और लेजर सेंसर जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है। इसका हथियार प्रणाली में 20 mm की तोप और मिसाइल रॉकेट बम ले जाने की क्षमता इसको और खास बनाती है, जिन्हें पायलट के हेलमेट से जुड़े टारगेटिंग सिस्टम से नियंत्रित किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रचंड की पहली उड़ान 2010 में हुई थी और 2022 में इसके बीच बैच में 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना और 5 सेना को सौंपे गए हैं। अब नए ऑर्डर के तहत 2028 से 2033 तक सेना को 156 और हेलीकॉप्टर मिलने की उम्मीद है। LCH प्रचंड की ताकत से किस प्रकार से चीन में हलचल है, वो खबर हम आपको बता रहे हैं। इसकी ताकत आपको समझा रहे हैं, कितनी ऊंचाई पर उड़ सकता है, ऊपर से नीचे किस प्रकार से मिसाइलें दाग सकता है ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर, उसके बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। रूस ने शनिवार रात यूक्रेन पर 273 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक 3 साल से चली आ रही जंग में यह रूस का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। इस हमले में एक 28 वर्षीय यूक्रेनी महिला की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। यूक्रेन की संसद के स्पीकर रुस्लान स्टेफनाचुक के मुताबिक हमले की वजह से 9 घंटे तक एयर सायरन बजते रहे। रुस्लान ने बताया कि इस हमले में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, साथ ही कई गैराज जलकर खाक हो गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को कहा कि उनका मकसद रूस यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने रूसी सरकारी मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया। तुर्की के इस्तांबुल शहर में 16 मई को रूस यूक्रेन के बीच में जंग रोकने को लेकर पहली बातचीत हुई। इस बैठक में दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल हुआ। बैठक की मध्यस्थता तुर्की ने की। ये बातचीत सिर्फ 90 मिनट चली। दोनों देशों में जंग रोकने को लेकर सहमति नहीं बन पाई। यूक्रेनी अधिकारी के मुताबिक बातचीत के लिए कम से कम अस्थायी सीजफायर की शर्त रखी गई थी, जिसे मानने से रूस ने इनकार कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच में फरवरी 2022 से जंग जारी है। रूस का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। यूक्रेन पर एक साथ 273 ड्रोन उसने दागे। तुर्की में शांति वार्ता जो हुई वो बेनतीजा रही। वजह हमने आपको इस खबर में बता दी कि आखिर किस प्रकार से क्या शर्त रखी गई। कह दिया गया यूक्रेन की तरफ से कि इसको एक अस्थायी सीजफायर सबसे पहले करिए, उसके बाद में बात होगी। रूस ने इसको लेकर मना किया और ये बातचीत यहाँ पर बेनतीजा निकली। तुर्की में शांति को लेकर जो उम्मीदें थीं वो बेनतीजा हो चुकी हैं। मतलब साफ है 2022 से जो जंग रूस यूक्रेन के बीच चल रही है वो जारी रहेगी और तमाम ड्रोन अटैक जो है वो दिखाई दिए। रूस ने यूक्रेन पर एक साथ 273 ड्रोन हमले की, कई लोगों की इसमें मौत हो गई, लेकिन स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। कोशिशें हुई कि बातचीत हो, लेकिन कोई भी कामयाबी, कोई भी सफलता शांति के लिहाज से, सीजफायर के लिहाज से वो खबर तुर्की से निकलकर सामने नहीं आई। नतीजा लगातार ड्रोन अटैक दोनों तरफ से जारी है और रूस ने अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक जो है वो कर दिया यूक्रेन के ऊपर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तब आपको जिहाद से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाएंगे।